नमस्कार, बहुत स्वागत है साथियों आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान आज की इस चर्चा में जुड़े हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट नीरज राजपूत हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और विदेश मामलों के जानकार शिक्षाविद लेखक निपुण जी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा होगी सीरिया को लेकर, जहां पर तख्ता पलट हाल ही में हुआ है और बशर अल असद की सरकार को गिरा दिया है। असद देश छोड़कर भाग चुके हैं, कहां हैं ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। खबरें ये आ रही हैं कि वो रूस जाकर छुप गए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जुलानी, जो कि विद्रोही लड़ाकू का प्रमुख, उसने अब कब्जा कर लिया है। और इसी के साथ पूरी तरीके से तख्ता पलट होने के बाद देश के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। जेल से भी लोगों को छुड़ा लिया गया है और कई तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। बात करेंगे नीरज जी आपके पास ही, जो हालात वहां पर बने हैं। हालांकि 2011 से ये कोशिशें चली आ रही थी और अब जाकर ये पूरी हुई हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? हालांकि इनको अथॉरिटेरियन रजीम इनको माना जाता था कि ये हटते नहीं है। जैसे कई देशों में हम लोग देख चुके हैं, तो इनको हटाने के लिए जो इस्लामिक कट्टरपंथी है उन्होंने शुरुआत की 2011 में, विरोध प्रदर्शन शुरू किए। जो वहाँ के ग्रुप बन गए ये कट्टरपंथियों के, जो शुरुआत में अल नुसरा जिसके बारे में करते हैं, नुसरा फ्रंट के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने हाथ मिलाया आईसिस के साथ और फिर उसके बाद उन्होंने जो अलकायदा है इनके साथ हाथ मिलाया। अब जो घटनाक्रम सामने आया है उसके मुताबिक पिछले 14-15 दिन में ही 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हो पाए 11 दिन में और ही जो ये 50 विद्रोही सालों का संगठन राज है खत्म कर दिया। बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने। और जो सीरियाई जो गवर्नमेंट है, असद की जो सेना है, उन्होंने कोई फाइट भी नहीं करी। हम देख रहे हैं कि उन्होंने एकदम हथियार डाल दिए और ऐसा लगा कि जो इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है, जो अब ये अन-नुसरा है, इसका नाम इन्होंने बदलकर चेंज कर दिया क्योंकि यूएस ने काफी इनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे थे, प्रोहिबिटेड थे ये और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनको डिक्लेयर किया हुआ था। इन्होंने नया नाम दे दिया था इसको, अब अपना हयात तहरीर अल शाम के अच्छा नाम से, जी। जिसको हम लोग एचटीएस के नाम से जानते हैं। तो ये आए और इन्होंने अचानक जो है 26-27 तारीख को अलेप्पो पे कब्जा किया। जो लगा था कि सीरियाई आर्मी जो है करेगी, उस पर रजिस्ट करेगी, उन्होंने नहीं किया और सीधे वो दमिश्क पहुंच गए और उसके बाद असद भाग गए। दरअसल ये चल तो रहा था जैसा आपने कहा, लेकिन अब जो शुरुआत हुई ये इसलिए हुई क्योंकि रशिया, क्योंकि पिछले 10 साल से वो प्रोटेक्ट कर रहा था इनको, असद को कर रहा था। अब क्योंकि रशिया अपना यूक्रेन वॉर में लगा हुआ था, तो उसका ध्यान इतना ज्यादा नहीं था यहाँ पर। और इसीलिए, और सीरियाई आर्मी भी इतनी कोई बड़ी है नहीं, इतनी स्ट्रांग है नहीं, और वो उन्होंने भी शायद कट्टरपंथियों के साथ हाथ मिलाया, जैसे हमने अफगानिस्तान में देखा। बांग्लादेश में भी ठीक इसी तरह की ही घटनाक्रम हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे ही सामने आया है कि जो सेना है, सरकार की जो नुमाइंदे हैं, वही मिल रहे हैं, कट्टरपंथियों के साथ जाके मिल रहे हैं। तो ठीक घटनाक्रम ऐसे ही हुआ। जहां जहां पर लिबरल गवर्नमेंट है, असद को लिबरल माना जाता था। हालांकि जो यूएस वगैरह जो कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज, उनके खिलाफ रहती थी कि किस तरह से उन्होंने अथॉरिटेरियन रजीम यहाँ पर स्थापित कर रखी है। लेकिन फिर भी इस्लामिक कट्टरपंथी गवर्नमेंट उनकी नहीं थी, तो उनको हटाया यहाँ पर और 10-15 दिन में उन्होंने कब्जा कर लिया। असद, बिल्कुल ठीक कहा आपने, फरार हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। रशिया भागे होंगे। रोस्तोव ऑन डॉन में उन्होंने कुछ दिन पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, रोस्तोव ऑन डॉन, जहां से पूरा जितना भी यूक्रेन के खिलाफ जंग चल रही है डॉन पास में, वहां पर उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर है रशियन आर्मी का, तो शायद वहां पर एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो वहां भाग गए होंगे, या फिर ईरान या इराक, क्योंकि ईरान भी काफी मदद करता था। लेकिन अब ईरान कैसे मदद करता था, वो हिजबुल्लाह के थ्रू करता था वहां पर। हिजबुल्लाह क्योंकि खुद वहां लेबनान में जाके वो धराशायी हो गए हैं, उनके बेदम हो चुके हैं, तो वो कैसे मदद करने के लिए आते। दूसरा पार्ट ये है कि ये जो अभी हुआ है, ये विद्रोह जो हुआ है, तो ये इतना आसान नहीं है यहाँ पर की स्थिति वहां पर बिल्कुल शांतिपूर्ण हो गई होगी सरकार के जाने के बाद। वहां ऑलरेडी कुर्द्स का ग्रुप जो है वो अलग, उन्होंने एक टेरिटरी ले रखा है जहां पर यूएस आर्मी उनकी मदद करती है। इधर ये कट्टरपंथी जो है इनको टर्की इनको सपोर्ट करता है, तीसरी तरफ से इजराइल भी इसमें एंटर कर गया। तो ये स्थिति बहुत वॉलेटाइल है इस वक्त ईरान के लिए सीरिया तो की। काफी मुश्किलें आने होंगी। वाले समय में सबकी नजर रहेगी। ईरान के लिए तो काफी मुश्किलें होंगी जी, सर। ईरान तो खुद अपने आप में परेशान है। वो उसकी अपनी खुद की एक बड़ी फोर्स, उसने कुर्दिस्तान जो फोर्स उसने अपनी खड़ी की थी, इसीलिए खड़ी की थी। वो अटैक करते थे, कुर्द्स के खिलाफ करते थे। तो ये एक एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर इतनी सारी फोर्सेस काम कर रही थी, इतने ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर काम कर रहे थे कि समझना ही मुश्किल हो रहा था कि कौन किसके खिलाफ है। अब जाके स्थिति जब असद चले गए हैं, तो स्थिति साफ हुई है कि कौन किसके खिलाफ है। कि यूएस जो है वो कुर्द्स को सपोर्ट करता है। अब हो सकता है आने वाले समय में यूएस की मदद से, हालांकि ट्रंप मना कर रहे हैं कि हम बाहर निकल जाएंगे, लेकिन एक अलग कुर्दिस्तान देश भी बन सकता है वहां पर। ये बात आप ध्यान रखिए चेतन। जी। और एक ये ग्रुप जो है, ये जो अपना हयात वाला जो ग्रुप है, ये इसको टर्की सपोर्ट करता है। अब रशिया इस बात से खफा है कि टर्की ने क्यों सपोर्ट किया है इनको, इस ग्रुप को, कि पिछले 8-10 दिन में इन्होंने आके अटैक कितना कर दिए इन्होंने। हालांकि वो कुर्दिस्तान कुर्द्स के खिलाफ भी अटैक करते रहते थे।
तीसरी तरफ से इजराइल भी अब एंटर कर गया गोलान हाइट से। उनको भी लगा कि शायद ऐसा ना हो कि उनके एरिया में आके कैप्चर कर लें, क्योंकि बॉर्डर लगा हुआ है। गोलान हाइट्स पहले से ही जो हमारी डिस्टर्ब टेरिटरी है, यूएन के अंडर में है, और अब इजराइल का हम लोग देख रहे हैं जो युद्ध चल रहा है। तो ये सब परिस्थितियां बनकर अब ऐसा लगता है कि सीरिया में हो सकता है ये तो अलग अलग बढ़ जाएंगे, बिल्कुल, या फिर से बिल्कुल, वो बिल्कुल, शुरू हो बिल्कुल। जाएगी लड़ाई वहां पे। निपुण जी, प्रधानमंत्री जो है वहाँ के जलाली, उन्होंने भी साफ तौर पर सरेंडर ही कर दिया है, कह दिया है कि भैया सीरिया के जो लोग जैसे चुनेंगे मैं उसके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो खुद लड़ाकों के साथ चलते हुए नजर आए। तो पूरी तरीके से सरेंडर हो चुका है, कहीं कोई इतना ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा लड़ाकों को, और कंट्रोल दे दिया गया। देखिए, ये असद फैमिली का एक तरह से डिफीट है। और असद फैमिली, जैसा अभी बताया भाई साहब ने, 24 साल के असद, और उससे पहले उनके फादर थे, वो वहाँ पे पावर में रहे। तो करीब 50 साल का ये पूरा एक रिजीम था जिसका आज एंड हुआ है। अभी खबरें दोनों हैं चेतन जी की। ये भी कहा जा रहा है कि जो प्लेन था असद जिससे गए थे, वो अचानक रडार से गायब हुआ और फिर वो क्रैश हो गया। ये भी एक खबर आ रही है। एक खबर ये भी कि शायद वो रशिया चले गए, क्योंकि उनकी फैमिली पहले से ही रशिया में थी। तो अभी थोड़े समय के बाद शायद ये चीज क्लियर हो जाएगी, क्या रियलिटी है क्या नहीं है, लेकिन ये खबरें दोनों चल रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो ये असद 2011 में एक्चुअली क्या था कि इसको हम एक कट्टरपंथी मूवमेंट भी ना कहें, 2011 में जो शुरू हुआ था, बल्कि शुरुआत हुई थी 2010 से। ट्यूनीशिया एक देश है अफ्रीका के नॉर्थ में, वहां से एक फल बेचने वाले की हत्या की गई कुछ पुलिसमैन फोर्स के द्वारा, और वहां से एक डेमोक्रेसी की बात, जिसको हम अरब अरब स्प्रिंग कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अरब क्रांति। तो मुस्लिम देशों में एक आवाज उठी कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए। और जो डेमोक्रेसी चाहिए, दो तरह की चीजें। एक तो जो आपका मोनार्क वहां पे चल रहा है, जैसे आपका सऊदी है, यूएई है, यहाँ पे मोनार्की है, सल्तनत इनको हम लोग बोल रहे हैं, या इनको हम लोग बोल रहे हैं आपका सल्तनत है, अमीरात इसको बोलते हैं, दो शब्द यूज करते हैं। अमीरात उसको बोलते हैं कि जो ईश्वर यानी कि अल्लाह की इच्छा पे काम करे और अल्लाह की इच्छा के अनुसार सिस्टम को लेकर चले, वो अमीरात होता है। और जहाँ सल्तनत होती है, वहां सुल्तान को ये अधिकार होता है कि वो लो बना सके, वो सल्तनत होती है। तो इन दोनों के अलावा एक सिस्टम और था, जैसे असद, जैसे गद्दाफी लीबिया में। तो ऐसे जो सिस्टम थे, इनके अगेंस्ट जब खड़ा हुआ, तो गद्दाफी को तो उसी समय अरब स्प्रिंग के समय मार दिया गया था। फिर ये हवा जो पहुंची आपका, कहां पर पहुंची, आपका सीरिया की ओर पहुंची। सीरिया में असद जो है वो सिया कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, और वहां पर जो राइबल खड़े होते हैं, विद्रोही खड़े होते हैं, वो सुन्नी कम्युनिटी के खड़े होते हैं। और सुन्नी कम्युनिटी के जो फंडामेंटलिस्ट भी, और जिसमें कॉमन पब्लिक है जो सियाओं से नफरत करती है, उन्होंने क्या किया, शुरुआत किया कि वहां पर अपराइजिंग शुरू किया। लेकिन साथ ही जो अभी मुझे भाई साहब ने जो बताया बिल्कुल सही, कुर्द वहां पर एक फोर्स है, एक कम्युनिटी है। कुर्द के बारे में हम ये बोलते हैं कि कुर्द पहले से अपने आपको एक नेशन मानते हैं, लेकिन उनके पास में आज तक एक स्टेट नहीं है। 1970s में उनको अमेरिका ने वादा किया था कि गल्फ कंट्रीज में हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी तो हम तुम्हारे कुर्दिस्तान बनवा देंगे। ये उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा था कि वी सपोर्ट द कुर्दिस्तान। और जब आईएसआईएस के साथ में लड़ाई चल रही थी, तो कुर्द लोगों ने आईएसआईएस के खिलाफ बहुत अच्छा मोर्चा भी लिया था, और पहली महिला बटालियन जो थी आईएसआईएस से पहले, वो कुर्दों ने ही बनाई थी। बहुत लंबा इतिहास इनका कुर्दों का है। और कुर्द जो कम्युनिटी है, ये 3 स्टेट में, 3 कंट्री में फैली हुई कम्युनिटी है, सीरिया, टर्की और आपका इराक। टर्की तो कई बार इनके ऊपर बॉर्डर वाले एरिया में एयर स्ट्राइक्स किया, कई बार आने को स्ट्राइक किया है कि कुर्दिस्तान ना बन पाए। जी। तो टर्की कभी नहीं चाहता कि कुर्द जो है इतना कंट्रोल कर ले और अपना एक नेशन बना ले। लेकिन प्रेजेंट की स्थिति क्या थी, हम कल से पहले की बात करें, तो जो सीरिया का ईस्ट वाला बेल्ट था, वो पूरा का पूरा कुर्द के कंट्रोल में था। कुर्द वहां पर अपनी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते, सब कुछ करते थे। हम देखें कि आपका सीरिया का जो आपका सदर्न वाला बेल्ट है, ये पूरा आपका असद के पास में नियंत्रण में था। अब आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया कि एकदम से सरेंडर कर दिया, कोई फाइट ही नहीं हुई। और आप जैसे अभी भाई साहब ने कहा, मैं नाम मिस कर जा रहा हूँ भाई साहब नीरज जी, का, तो दिलीप जी, नीरज जी। हाँ नीरज जी ने बिल्कुल सही बात कही कि जो अफगानिस्तान में हुआ वही यहाँ पर हुआ। लेकिन थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है, अगर इसको हम लेंस से देखें तो। देखिए, अफगानिस्तान में जो हुआ
वो सीधा सीधा अमेरिका के इशारे पे हुआ, तालिबान को सत्ता देना। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, तालिबान और अमेरिका के डायलॉग, दोहा डायलॉग हो रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के समय, काफी लंबे समय से। और आप देखेंगे अशरफ गिन्नी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी उस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं होता था। तो अमेरिका रास्ता तलाश रहा था, बाइडेन ने एकदम से क्या किया, तालिबान को दिया। क्योंकि आप देखिए रातों रात में अमेरिका ने जैसे अपने अड्डे खाली किए और तालिबान ने जाके कब्जा कर लिया। ये तो ऐसे बात हुई कि गाड़ी अमेरिका की निकली और तालिबान की गाड़ी घुस गई। तो ऐसे में अफगानिस्तान की फोर्स कैसे लड़ पाती? यही बात हुआ है सीरिया के अंदर। सीरिया को सपोर्ट करने वाला रशिया और ईरान पिछले साल भर से अमेरिका के साथ, यूक्रेन के साथ जब से रशिया उलझा हुआ है और इजराइल और ईरान दोनों आपस में उलझे, तो जो असद को सपोर्ट मिलता था रशिया का वो कम हुआ, चाहे वो मिलिट्री सपोर्ट, तमाम तरह की चीजें। लड़ाई तो वहां पर बहुत पहले से चल रही है, छुटपुट लड़ाई वहां पे लगातार चल रही है, तो सपोर्ट कम ना होना कम हुआ। ये आपका जो सीरिया की जो मिलिट्री है उसको भी लगा कि अब हमारे पास में बैक में कुछ नहीं है। अभी अगर रशिया सपोर्ट में आ जाता तो ये स्थिति ना हट होती। इतनी जल्दी आप कहां पर पहुंच गए, आप उनके कैपिटल तक पहुंच गए, असद की कैपिटल यानी कि सीरिया कैपिटल तक पहुंच गए। इसका कारण यही था कि मिलिट्री के पास में वेपन नहीं थे। मिलिट्री के पास, जब 2015 की बात भी करें, एक हफ्ते के अंदर ही सीरिया गवर्नमेंट कहने लगी थी कि हमको वेपन दे दो नहीं तो हम हार जाएंगे। तो ये स्थिति उनकी तब से ऐसी चलती आ रही है। रशिया ऑलरेडी उलझा हुआ है, लेकिन तो अमेरिका का ये जिक्र स्थिति किया में आपने। क्या जी करेंगे पीएम? जी, बिल्कुल बिल्कुल, पीएम यही का जिक्र करेंगे किया कि आपने। सरेंडर करेंगे। अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, अभी शपथ नहीं ली है, शपथ लेंगे अगले महीने, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है ट्रंप ने कि भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है सीरिया से, जो हो रहा है होने दो, जो कुछ हो रहा है होने दो, और हम नहीं बिल्कुल भी उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो इसका आपको प्रमाण देता हूँ। अभी आप ट्विटर पे जाइए, जो एक्स हैंडल है आईडीएफ का, इसराइल का, और आप आज से 20 दिन पहले उनकी एक पोस्ट देखिए। उन्होंने एक पोस्ट की, उस पर बकायदा उन्होंने एक वीडियो भी डाली। उन्होंने कहा कि देखिए कैसे असद जो है वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं, हिजबुल्लाह को वेपन सप्लाई करते हैं। ईरान सपोर्ट दे, ईरान वेपन भेजता है सीरिया को, और सीरिया भेजता है किसको? का हिजबुल्लाह को। और उन्होंने चेतावनी दी कि जो असद कर रहे हैं उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। ये आईडीएफ चेतावनी दे दी 20-25 दिन पहले। अमेरिका ने और इसराइल ने दोनों ने बैठ के यहाँ पे पॉलिसी बनाई और अपने नाटो का जो मेंबर है टर्की, उसको आगे किया। टर्की की अपनी टेंशन क्या है? एक तो वो कुर्दिस्तान से डरता है कि कुर्दिस्तान बनेगा तो मेरे लैंड पर भी बनेगा, पहली बात मेरी जो यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी उसका चैलेंज होगा। और दूसरा, सीरिया जब एक केक बन रहा है तो उस केक को सब बांटेंगे, टर्की भी बांटेगा, इसराइल भी बांटेगा, अमेरिका भी बांटेगा, रशिया ऑलरेडी बांट रहा था। तो टर्की ने सोचा कि अगर मैं सीरिया में जाके अपनी पकड़ मजबूत बना लेता हूं तो बैटल ग्राउंड पे जो उतारा गया वो टर्की को उतारा गया। और ये टर्की वही है, इसमें अगर हम देखें असद के लिए या रशिया के लिए या ईरान के लिए सबसे बड़ा जो कोई खलनायक है तो वो टर्की है। टर्की, यही टर्की था जो कहता था कि इसराइल को हम मार देंगे, इसराइल पर हम अटैक कर देंगे अगर उसने गाजा भी युद्ध नहीं रोका। और आज वो अमेरिका इसराइल की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता हुआ दिख रहा है टर्की जमीनी स्तर पर। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि नथिंग इज द परमानेंट, और कोई रिलीजियस मैटर नहीं होता, केवल एक मैटर होता है, नेशनल इंटरेस्ट। ये बात यहाँ पे आपकी प्रमाणित होती है कि हर देश अपने इंटरेस्ट में काम करता है। अब भविष्य क्या है सीरिया का? अभी जो वहां पर हुआ है, जो STS जो भी भाई साहब ग्रुप बताया था, उसका पूरा एक इतिहास है, बस में जाओ वो अलग इतिहास हो जाएगा। वो सुन्नी फंडामेंटलिस्ट का ग्रुप है और ये अलकायदा से निकली हुई एक ब्रांच है, अलकायदा से जुड़ा हुआ एक ब्रांच है। जैसे आपका ISIS अबू बकर बगदादी, वो अलकायदा का चीफ था इराक में और उसी ने अपना क्या कहता ISIS बनाया था। ऐसी ये आपका ऑर्गेनाइजेशन जो वहीं से निकला है। अब ये सुन्नी फंडामेंटलिस्ट का है। तो बात यह है कि क्या वहां पर सिया कम्युनिटी सुन्नियों के दबदबे को स्वीकार कर लेगी? नहीं करेंगी। वहां सिया क्या करेंगे? आवाज उठाएंगे। अब उनको सपोर्ट मिलना है रशिया से या ईरान से, वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस पर डिपेंड होगा। एक तो यह है कि वहां पर ये वॉर चलता रहेगा, कोई स्टेबिलिटी वहां पर नहीं आएगी, तो ये। दूसरा, या ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, एक हिस्से पे टर्की कंट्रोल कर लेगा, एक हिस्से पे इसराइल और बड़ा कंट्रोल कर लेगा। अभी जैसे नीरज जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कही। नीरज जी, मैं आपके पास आऊंगा। हाँ जिस तरीके से ट्रंप
ट्रंप का जिक्र आता है तो अब ये आ रहा है कि जब से ट्रंप आए हैं तो उनका जो पिछला कार्यकाल था उसके मुकाबले ये वाला कार्यकाल जो है वो बेहद आक्रामक होने वाला है। अब चाहे वो सीरिया वाला मुद्दा आप ले लीजिए, ठीक है, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाने से बिल्कुल मना कर दिया है कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जो हो रहा है होने दीजिए। और पिछले वो बाइडेन के प्रशासन पर तो आरोप लगाते ही रहते हैं। क्या बिल्कुल सच में ट्रंप के आने से यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होने वाला? रशिया के साथ उनकी दोस्ती है, रशिया भी नहीं कहेगा कुछ अमेरिका को, अमेरिका की नाक में तो दम करा हुआ है इन्होंने। देखिए चेतन, जो अब तक हम लोगों ने जाना है, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी रही है, फॉरेन पॉलिसी कहें या उनकी जो मिलिट्री पॉलिसी जो रही है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी रही है, उसमें मिडिल ईस्ट में वो जो उनका जो भी अदावत कहे या जो उनको चाहती नहीं है जिस कंट्री को, वो ईरान है। उन्होंने आने से पहले ही साफ कर दिया है कि ईरान के ऊपर इजराइल को अटैक कर देना चाहिए, जहां मर्जी इतना मर्जी कर देना चाहिए, और बाद में फिर रिजल्ट देखते रहिए कि क्या हुआ उसमें। हालांकि इजराइल ने बहुत रेस्ट्रेन करके रखा अपने आप को और उसने नहीं किया। लिमिटेड उन्होंने ऑपरेशंस किए ईरान के खिलाफ की, क्योंकि जो बाइडेन नहीं चाहते थे कि ये एस्केलेट करे, मैटर करे। तो अब सीरिया की बात कहां से आती? तो देखिए जो भी है, जो ट्रंप है, आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते रहे, लेकिन अपनी इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिसी भी आप देखते हैं, पॉलिटिक्स देखते हैं। तो यहाँ पे सीरिया में आप को किसने भेजा? यहाँ पे यूएस फोर्सेस को किसने भेजा? बराक ओबामा ने भेजा था। बिल्कुल। वो बराक ओबामा के बिल्कुल अगेंस्ट रहते हैं, ट्रंप रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, वो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी से कहीं ना कहीं निकल के आती है। तो उनकी अपनी विचारधारा भी है। तो उनका ये कहना है कि ये सीरिया में तो आपस में ही, जैसे हम लोग कहावत कहते हैं, आपस में लड़ मरेंगे, ये आपस में वही हो रहा है वहां पर। तो आपको जाने की क्या जरूरत है? उस वक्त बराक ओबामा इसलिए गए थे क्योंकि रशिया एंट्री करी थी, रशिया ने कर दी थी वहां पर। तो रशिया और यूएस की अपनी 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 उनकी टसल रहती है, उनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि वो चाहते नहीं कि कौन सी कंट्री वहां पर रहे। अफगानिस्तान में पहले रशिया आया, रशिया हटा तो फिर अमेरिका आ गया। रशिया चाहता था कि अमेरिका बैठ जाए, तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, रशिया ने कर दिया अंडरग्राउंड करना। तो इस तरह से ये पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है इसमें। तो अब ट्रंप ने ये साफ कर दिया, कल फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो जाएंगे नहीं, सीरिया में जाएंगे नहीं। जैसे ही उन्होंने कहा, यूएस गवर्नमेंट का बयान आ गया कि नहीं, अभी तो हम रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, 20 जनवरी तक तो रहेंगे, लेकिन जब तक कि उनके हाथ में सत्ता नहीं आ जाती है। तो ये स्थिति बनी हुई है। ये बात साफ है कि ट्रंप जो है वो ईरान को पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। हाँ। ईरान के खिलाफ जो उनकी जो रहेगी पॉलिसी रहेगी, बहुत आप ये मान के चलिए हाई हैंडेडनेस रहेगी, और इजराइल को खुला छूट दे के रखेंगे वो कि आप जैसे मर्जी आप इसको जो है टैकल करके रखिए या दबा के रखिए। क्योंकि ईरान की देखिए, जैसे हम अभी तक हम जान रहे थे, लेबनान में उन्होंने हिजबुल्लाह को बहुत सपोर्ट किया हुआ था, उन्होंने इराक में उनका सपोर्ट था। साथ ही फिर इन्होंने ये सीरिया में असद की गवर्नमेंट को भी उन्होंने सपोर्ट कर ही रखा था। और बहुत हद तक ये बात मानी जाती थी कि असद जो है ईरान और रशिया के चलते ही पिछले 10-12 साल से जो तो रूल कर रहे थे, अदरवाइज वो उसी वक्त ही निपट गए होते, 2013-14 में ही निपट गए होते, और वो उस जगह कोई दूसरी जो कट्टरपंथी ये संगठन है, इनकी सरकार बनी होती। तो ट्रंप देखेंगे 20 जनवरी को कि क्या वाकई में वो बाहर करेंगे। लेकिन अभी तक जो सोच है अमेरिका की, जो सोच है, स्ट्रेटेजिक जो उनकी जो पॉलिसी है, वो कुर्द्स के लिए, जो कुर्दिस्तान है उसके बहुत फेवर में रही है। और ये कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी कि वो जो है अलग एक स्टेट बना दे वहां पर, क्योंकि अब तो देखिए वहां पर लॉलेसनेस हो गई है वहां पर सीरिया में। अब आप ये मान के चलिए, जो उनकी आर्मी है वो भी इन्हीं संगठनों से मिल रही है, आयात से, और सब कुछ होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे जो कुर्द्स की जो नई फोर्स बनी है, जो उनकी मिलिशिया जो है उनकी, वो अमेरिकन यूनिफॉर्म पहनती है। ये चेतन ध्यान रखना आप, वो उनकी यूनिफॉर्म पहनती है, उनकी यूनिफॉर्म के जरिए ही वो लड़ाई करते हैं, क्योंकि उनको यूनिफॉर्म भी अमेरिका ने दी है। तो अमेरिका चाहेगा कि एक अपना एक यहाँ पर कंट्री बन जाए जो कि नॉन इस्लामिक जैसी हो, और जो कुर्द्स है उनके फेवर में हो, और यहाँ से अपना ऑपरेट करते रहे। उनके पहले से ही इतने बेस हैं वहां पर गल्फ कंट्रीज में, तो ये एक और तैयार हो जाएगा। तो ट्रंप की जो नीति रही है वो ईरान के खिलाफ रही क्या है। रशिया दोबारा से उलझेगा इसमें? क्योंकि अभी तो यूक्रेन के साथ वो उलझा हुआ है, लेकिन उससे पहले ताबड़तोड़ बमबाजी भी उसने यहाँ पर की। असद को एक तरीके से कवर देने का खूब प्रयास किया था, लेकिन वो उलझ गए वहां पर, तो अब यहाँ पर नहीं हो पाए। क्या रशिया दोबारा इंटरेस्ट लेगा? चेतन नहीं करेगा। अब रशिया नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया, जो ये 26-27 तारीख को जब अटैक हुआ एलेप्पो में हुआ, तो रशिया ने अटैक किया, एरियल स्ट्राइक की। एक ये बात सही है कि रशिया वहां पर इंगेज है यूक्रेन में, तो वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देगा दूसरी कंट्रीज में कि कहां पर क्या चल रहा है। लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी, क्योंकि उनकी कमांड है पूरी, अभी भी कमांड है उनकी, पिछले 10 साल से, 2014 से उनकी कमांड यहाँ पर है। और जब तक यूक्रेन वॉर शुरू नहीं हुई थी, तब तक उनका डेली बुलेटिन आता था, जो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री है रशिया की, उनका डेली बुलेटिन आता था कि आज हमने सीरिया में क्या किया। 2022 तक की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने बंद किया, जब उनको लगने लगा कि सेटलमेंट हो चुका है।
और असद को भी ये लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा और वो भी शांति से अपना रूल कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 साल में सब कुछ इतना बदल गया। रशिया ने अभी किया, अटैक किया उन्होंने, इन्हीं जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन गए या फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन गए, कुछ भी कह सकते, क्योंकि ये सब तो निकले वहीं से, अलकायदा से, आईएसआईएस से निकले हुए। तो इनके ऊपर अटैक किया। लेकिन जब रशिया ने देखा कि हम तो अटैक कर रहे हैं, लेकिन जो असद की आर्मी क्या कर रही है, वो तो कुछ काम कर ही नहीं रही है। आप कहते रहे कि हमारे पास वेपन नहीं है, लेकिन आप पे विल पावर तो होनी चाहिए ना बिल्कुल लड़ने के लिए। बिल्कुल। आपके पास इतने वेपन्स तो होंगे ही, ईरान भी आपको दे रहा है, रशिया आपको 10 साल से आपकी मदद कर रहा है, तो कुछ तो देता होगा। आपके सारे कुछ तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, हिजबुल्लाह को नहीं दे दिया होगा। तो जब आपकी आर्मी में विल पावर ही नहीं है, जब लड़ने की क्षमता ही नहीं है, क्षमता नहीं है, आपका मन ही नहीं है लड़ने का, चाहते ही आप नहीं। चाहते हैं कि भैया ठीक है 24 साल से ये रूल कर रहे थे, अब ये जाए, अब कट्टरपंथी आ गए हैं यहाँ पर। ये सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी मानसिकता है। ये उनकी आर्मी में भी यही है, जैसे हमने देखा, और अफगानिस्तान में भी यही हुआ। जो गवर्नमेंट थी, अफगान गवर्नमेंट जो थी, उनके सोल्जर्स ने लड़ाई नहीं, वो बिल्कुल जाके मिल गए, तालिबान से मिल गए। बांग्लादेश में भी हमने ये देखा, बांग्लादेश की आर्मी जो है वो उन्हीं लोगों से मिल गई, जो स्थानीय, जो भी कट्टरपंथियों से कहें, जमात से कहें, तो उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। नहीं तो कौन ऐसी गवर्नमेंट हो सकती है, कोई ऐसी ऐसी आर्मी हो सकती है जो अपने हेड ऑफ द स्टेट को बचाने की कोशिश ही नहीं करेगी? कि शेख हसीना को आपने भेज दिया, इंडिया भेज दिया और कह दिया आप निकल जाइए। अरे आपको तो सामने आके लड़ना चाहिए था अपनी आर्मी का। आर्मी किस लिए खड़ी की जाती है? आर्मी इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ ए कंट्री। आप अगर नेशन की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो उसके लिए एक सेना जो है एक बेहद मजबूत स्तंभ का काम करती है। आर्थिक, डिप्लोमेसी, ये सब तो बाद में आती है, मीडिया बाद में आता है। आपके पास लास्ट रिजॉर्ट है आर्मी, आपको इस्तेमाल करना चाहिए था आर्मी का, कि आप जाइए, लड़के आइए, आप देखिए। नहीं तो हमारी कंट्री में आफ्सपा क्यों लगाया जाता है, मणिपुर में क्यों लगाया गया आफ्सपा अभी, क्यों कश्मीर में हमने इतने सालों से आफ्सपा लगाया हुआ है? इसीलिए ना, कि हमारी आर्मी है, हमारे पास इतनी स्ट्रांग बड़ी आर्मी हमारे क्यों रखी हुई है, ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो पॉलिसीज हैं, हमारी एज ए नेशन, वो कहीं से भी किसी तरीके से कोई उसको आंच नहीं आनी चाहिए। जी जी। क्योंकि ये बात भी सामने होती है कि विरोध, धरना प्रदर्शन में, और पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमने तो एक और बीच में ग्रुप बैठाया हुआ है आर्मी के और पुलिस के बीच में, कि अगर आप आए तो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस आएगी। उसका नाम ही पैरामिलिट्री इसीलिए किया गया, पुलिस और आर्मी के बीच का हिस्सा बनाया गया, सर कि भारत आप से भी जो है एक लड़ेंगे आके। अच्छे रिश्ते रहे सीरिया के, ट्रेड भी रहा है। उस पे भी कुछ असर तो ऑब्वियसली पड़ेगा ही, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये कैसे देखा जा सकता है? हाँ, चेतन जी, आपने मुझसे पूछा है। जी जी। दोबारा दोहराएंगे, क्या पूछा आपने? भारत से जो रिश्ते सीरिया के रहे, ट्रेड अभी अच्छा रहा, और उसके बाद अब ये सब तख्ता पलट होने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस पर असर तो पड़ेगा ही। लेकिन जो अभी तक सीरिया में चल रहा था, भारत के लिहाज से भारत के साथ जो रिश्ते अच्छे थे, एक बार आप उससे बता दें कि कैसे रिश्ते रहे और कब से ठीक चल रहा था। नहीं, देखिए, सीरिया के साथ हमारा कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं था और किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं, और इससे सामान्य रहे। ऐसा नहीं कि हम सीरिया से बहुत ज़्यादा अपनी ऑयल को हम इंपोर्ट करते थे, ऐसा भी सीरिया से हमारा नहीं रहा। हमारे लिए ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते थे ईरान से, सऊदी से, इन देशों से हमारा ज़्यादा, फिर रशिया से ज़्यादा रहा। सीरिया से बहुत ज़्यादा नहीं, हालांकि सीरिया के पास भी अच्छे खासे एक रक्का उनका एक एरिया है जहाँ हम्म। पर ऑयल काफ़ी अच्छे रिजर्व उनके पास में है। पर सीरिया से हमारा ऐसा कुछ नहीं। हमारे जो एक्सपोर्ट्स भी होते थे वो फूड्स वगैरह के लिए ज़्यादा होते थे उनको, फूड वगैरह के लिए हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होते थे। अभी जैसे कल की हम बात करें तो 90 इंडियन पीपल वहाँ पर थे, केवल 90, हम्म। 90 केवल, जो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री में देख रहा हूँ। तो 90 लोग किसी देश में होना, तो ये एक कोई अच्छी बात नहीं, मतलब कोई, मैं इसको अच्छी बात नहीं मानूंगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब आपका वहाँ पर आईएसआईएस ने काफ़ी बड़ा कंट्रोल कर लिया था और 2014 में अब्बू बकर अल बगदादी ने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर किया था, तो भारत से, साउथ इंडिया से, केरल से कुछ लोग जो हैं, वो जॉइन करने के लिए पहुंचे थे आईएसआईएस को। जी और फिर उन्हीं के आमंत्रण पर हम देखें कि आईएसआईएस ने साउथ एशिया को अपना गढ़ बनाने का प्रयास जरूर किया था। तो हम उस समय देखें तो सीरिया की उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उसने भारत सरकार की काफी मदद की हम्म। आइडेंटिफाई करने के लिए, कौन लोग हैं कौन नहीं है। आईएसआईएस साउथ एशिया का गढ़ ना बन पाए, भारत गढ़ ना बन पाए, उसके लिए सीरिया गवर्नमेंट ने काफी अच्छे मदद की। उसका कारण ये था कि रशिया के साथ अच्छे संबंध रहे हैं असद गवर्नमेंट के, और रशिया के साथ हम जानते हैं कि हमारे एक स्ट्रेटेजिकल टाइज हैं। तो उसको देखते हुए तो सीरिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत की फॉरेन पॉलिसी में नहीं रखता। लेकिन ये बात जरूर है कि सीरिया में अगर वहां पर रेडिकलिज्म बढ़ेगा, कट्टरपंथ बढ़ेगा, जी तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा और पूरी दुनिया पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और मुझे वही होता दिख रहा है कि जिस प्रकार के ग्रुप को आप पावर में लेकर आए हैं और सत्ता में आए हैं,
तो वो ग्रुप इसीलिए क्या है प्रसिद्ध है, और वो उसी तरह की बातें हो सकता है कि ISIS का जमाना फिर से मुझे दोहराता हुआ दिख रहा है। मैं उस संदर्भ में भी इस पूरी घटना को देख रहा हूँ। जी, बिल्कुल। नीरज जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से अब चाहे हम अलग-अलग जगह दुनिया में नज़र घुमा के देखें, आप बांग्लादेश में देखिए क्या हो रहा है, पाकिस्तान में वही हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान में 2021 में क्या हुआ ये हम जानते हैं, तालिबान का शासन। अब सीरिया में आप देख लीजिए, अगर हम कहीं भी नज़र घुमा के देख रहे हैं, मिडल ईस्ट में जंग चल रही है, आप उसे देखिए, रूस-यूक्रेन की जंग नहीं रुक रही, हम कहीं भी देख रहे हैं, हर जगह सिर्फ जंग और ये तानाशाही और बंदूकों के दम पर शासन को ले लेना, तख्ता पलट कर देना, यही सब चल रहा है। अब आने वाले समय में आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ भारत शांति की बात करता है, हर हर चाहे वो अपने हमारे पड़ोसी देश हो, हमारे मित्र देश हो, एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है। अगर इतनी अनस्टेबिलिटी वर्ल्ड में रहेगी, तो आने वाले दिनों में तो बहुत खराब हो जाएगी मामला। बिल्कुल चेतन, ये दुनिया भर में इस बात को लेकर चिंता है, भारत में भी चिंता है इस बात को लेकर। कल ही हमने देखा कि दोहा फोरम में हमारे देश के जो विदेश मंत्री उन्होंने इस बात को उठाया, चिंता जाहिर की उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। दूसरी उन्होंने इसका मेडिटेरेनियन का भी उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने सीरिया का भी जिक्र किया इसमें। जी, जी, जी। नाम नहीं लिया सीरिया का, मेडिटेरेनियन उन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो मेडिटेरेनियन यही है सीरिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास या ईरान या हिजबुल्लाह लेबनान पे, तो उससे बहुत असर पड़ रहा है दुनिया भर की जो ट्रेड है उस पर, व्यापार पर, और जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ रहा है। ऑयल के दाम बढ़ गए हैं। आप देखिए ना कि रेड सी पूरा बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल। पिछले 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। सारे शिपिंग और जो ऑयल टैंकर्स हैं वो पूरा घूम के आते हैं, अफ्रीकन कोस्ट से होकर आते हैं। उसका कितना असर पड़ रहा है सभी चीजों पर, दामों पर, और जो कीमत है सभी जरूरी सामानों की, उसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की। जी। दूसरी तरफ जो ग्रेन डील हुई थी G20 की, वो भी मुझे लगता नहीं कि अब वो चल रही है। रशिया यूक्रेन का वॉर इतना ज्यादा इंटेंस हो गया है कि उन्होंने वहां पर पूरा ब्लॉकेट किया हुआ है, ब्लैक सी को किया हुआ है। तो ऐसे में जो अनाज की जो किल्लत है अफ्रीकन कंट्रीज में और इन्हीं कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में बढ़ गई है, तो उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं लगातार इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है जो हम लोग ये मानते आए हैं, चाहे सीरिया कंट्री ही क्यों ना, या कोई भी कंट्री जिसकी भी बात करें, चाहे रशिया यूक्रेन की ही पक्ष में या बात करें, कि आपको अपनी कंट्री को बहुत स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, चाहे वो मिलिट्रीली हो, इकोनॉमिकली हो, तभी आप इन खतरों से बच पाएंगे। सीरिया ने 10 साल में कोई लेसन, मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कोई लिया होगा, सिवाय इसके कि हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर दिया। अगर वो अपनी कंट्री को, अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रांग बनाते, तो ऐसी क्या नौबत आ सकती थी जो आज यहाँ पर आई है। तो आपको स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा, चाहे इकोनॉमिकली, चाहे डिप्लोमेटिकली, और चाहे फिर मिलिट्रीली आपको। नहीं तो ऐसे ही संगठन जो है आएंगे, वो आपको परेशान करते रहेंगे, कट्टरपंथी आएंगे, वो ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। बांग्लादेश में हम लोग देख चुके हैं, अफगानिस्तान में भी देखा, पूरी आर्मी ने एकदम सरेंडर कर दिया। आप आर्मी तो लड़ने के लिए बनाई जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। आप जब लड़ेंगे ही नहीं कट्टरपंथियों के खिलाफ, आप आतंकियों के खिलाफ, तो फिर वो नेशन बचेगा नहीं। वही हमें सीरिया में दिखाई और यहाँ पर यही बात साबित होती है कि जो प्रधानमंत्री मोदी G20 में स्लोगन देते हैं कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, अगर हम साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो गड़बड़ यही सब होगा। इसलिए हमें साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी हो जाता है और साथ ग्रो करना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए नीरज जी। साथी निपुण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और सीरिया में जो कुछ चल रहा है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप भी एनएमएफ न्यूज के साथ लगातार जुड़े रहिए, हमारे कार्यक्रम के साथ लगातार जुड़े रहिए, ताकि छोटी से छोटी अपडेट सीरिया से आपको मिलती रहे, क्या कुछ वहां चल रहा है और आने वाले दिनों में क्या हाल होगा, ये भी तमाम जो खबरें हैं, छोटी से छोटी जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत